हाँ, ये कोर्स आउटलाइन, हाँ, और हम लोग ने लगभग सब कुछ खत्म कर ही लिया है। पहले क्लास में हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डिस्कस किया था। फिर इंट्रोडक्शन देखा एंटेनाज एंड रेडिएटिंग सिस्टम्स का। फिर एलिमेंटल डाइपोल्स डिस्कस किए, जिसमें हमने पहले देखा कि सोर्सेज से हम लोग पोटेंशियल निकालते थे, उससे फिर फील्ड्स, जिसमें हमने दो केसेस इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल देखा। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे प्लस माइनस चार्ज का इक्विवेलेंट होता था, जिसमें करंट कैरिंग वायर होता था, और मैग्नेटिक डाइपोल में एक लूप होता था। फिर पैटर्न्स एंड पैरामीटर्स देखा, मेन बीम, साइड लोब्स, मेन बीम वेट, डायरेक्टिविटी, गेन। उसके इसके बेसिस पे हमने एक एफ थीटा जो पैटर्न फंक्शन था वो डिराइव किया। उसके बाद हम लोग इन लीनियर एंटेनास पर का डिस्कशन स्टार्ट किया, जिसमें वेवलेंथ कंपैरेबल था लैम्डा के, और हर्ट्ज एंड डाइपोल से डी एच डी फील्ड्स को इंटीग्रेट करके टोटल फील्ड निकाला। इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख रहे थे। और इसी अलॉन्ग हमने कहीं पे रेडिएशन रेजिस्टेंस देखा था, और इफेक्टिव एंटेना लेंथ देखा। ये दोनों एंटेना को मेजर करने के पैरामीटर्स थे। फिर एंटेना एरेज में अगेन हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया, और एंटेना टू एलिमेंट एरे के लिए हम लोग ने डेरिवेशन किया, और देखा कि एंटेना फैक्टर और एलिमेंट फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो हमारा पैटर्न फंक्शन है। फिर ये डिस्कशन हमने एन एलिमेंट के लिए जनरलाइज किया जीपी का सम यूज करके, और ये हमारा एन एलिमेंट एरे के लिए, जनरल फॉर्म एरे के लिए हमें एंटेना फैक्टर मिल गया। इसी में ये जो एलिमेंट फैक्टर और एंटेना फैक्टर मल्टीप्लाई किए थे, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। ये देखा, प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रेडिएशन रेजिस्टेंस, एंटेना लेंथ, एरे फैक्टर्स, फील्ड्स वगैरह का डेरिवेशन हमने देखा था। रिसीविंग एंटेनाज में हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। फिर हमने इंटरनल इम्पीडेंस और डायरेक्शनल पैटर्न ऑब्जर्व किया रेसिप्रोसिटी थ्योरम से, Z21 इक्वल टू Z12। जिससे हमने कह दिया कि ट्रांसमिट और रिसीव एंटेना का पैटर्न सेम होता है। इफेक्टिव एरिया देखा रिसीविंग एंटेनास के लिए, बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन देखा किसी भी ऑब्जेक्ट या टारगेट के लिए। फिर इन्हीं के बेसिस पे हमने ट्रांसमिट रिसीव सिस्टम से फ्लैश ट्रांसमिशन फार्मूला देखा, अगर हमारे पास एक टी एक्स आर एक्स सिस्टम है। और रडार इक्वेशन देखा, अगर वही एंटेना ट्रांसमिट और रिसीव करता है किसी ऑब्जेक्ट से स्कैटर करके, तो कितना पावर ट्रांसमिट करने पे कितना पावर रिसीव होगा। फिर हमने वेव प्रोपगेशन देखा अर्थ सरफेस के पास में, ये कैसे मल्टीपल पाथ से अगर वेव प्रोपगेट करता है, तो नल्स वगैरह ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। ये अभी तक का हमने जो सारे टॉप मॉडल्स कवर किए हैं, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ तक ही ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह करना होता है। अब जो बचा है इसमें हम लोग अलग अलग टाइप का एंटेना देखेंगे। आज हम लोग ट्रैवलिंग वेव और हेलिकल देखेंगे, कि ये ऐसे वाले एंटेना यूज होते हैं। और इन इन सब में ज़्यादा मैथ्स इन्वॉल्व इसलिए नहीं है क्योंकि इनको सॉल्व करना कठिन है। तो यूजुअली अप्रोक्सीमेशंस और सॉल्वर्स का यूज़ करते हैं, ताकि इनका हम लोग इफेक्ट और पैरामीटर्स वगैरह एनालाइज और स्टडी कर सकें। तो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर किसी को डाउट था पिछले क्लास से रिलेटेड, पिछले क्लास हमने फ्रिज ट्रांसमिशन और रडार इक्वेशन देखा था, अभी प्रोपोगेशन या अर्थ सरफेस देखा था, जिसमें हमने सैटेलाइट वगैरह का पोजिशनिंग वगैरह भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसमें से किसी को कोई डाउट है?
तो आप पूछ सकते हो। ऐसे ओके है। और ये इक्वेशन बस डिराइव करना तो सिंपल ही था, बट उसमें जो डिराइव करते वक्त पे पुराने इक्वेशंस यूज हुए थे वो थोड़ा थोड़ा कठिन रहता है कि आप स्क्रैच से डिराइव करने जाओगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बट अगर आपको पता है कि रिसीव पावर ट्रांसमिट पावर के लिए क्या कैसे लिखते हैं तो फिर उतना मुश्किल नहीं है। अब सब अदर एंटेना टाइप्स देखते हैं। तो यहाँ पे अब स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल एंटेना बहुत शेप साइज के हो सकते हैं बेस्ड ऑन हमारे कैसे नीड्स हैं। और अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया ना वो लीनियर डाइपोल्स, एलिमेंटल डाइपोल्स, लीनियर एंटेनाज। तो उसमें हमने जब फाइनाइट लेंथ एंटेना देखा था ना, मोनोपोल या डाइपोल, मोनोपोल डाइपोल यूज होते हैं, हर्ट्जन एंड डाइपोल वगैरह यूज नहीं होते हैं क्योंकि अनरियलिस्टिक है। अभी तक हमने और तरह के एंटेनाज नहीं देखे जो एक्चुअली हम लोग ज्यादा देखते हैं, जैसे कि फोन वगैरह में पीसीबी में एंटेना होता है, तो फीफा एंटेना बोलते हैं उसको, फोल्डेड डाइपोल वगैरह ऐसा होता है। तो ये सब, या फिर हॉर्न, हॉर्न अपर्चर में आएगा। आज हम लोग जो हेलिकल एंटेना देखेंगे ऐसा स्प्रिंग जैसा दिखता है वो, या ट्रैवलिंग वेव एंटेना होता है वो भी वेव गाइड जैसा ही होता है। कि किसी किसी स्ट्रक्चर में तो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स लोगों ने बनाए और देखे कि ये सब रेडिएट करते हैं और सबके अपने बेनिफिट्स हैं। तो बहुत तरह के एंटेना हो सकते हैं, क्योंकि और जो कोई भी स्ट्रक्चर आप अगर बनाओ तो वो कहीं ना कहीं रेडिएट करेगा, क्योंकि उसका रेजोनेंस कहीं ना कहीं होगा, उसका इलेक्ट्रिकल लेंथ कुछ एग्जिस्ट करेगा, उसमें पावर अगर आ रहा है तो वो रेडिएट कर देगा। तो देखते हैं कि और कैसे तरह के एंटेना हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। सारे एंटेना तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं कर सकते कि हर दिन दुनिया भर के पेपर पब्लिश होते हैं, अलग अलग एंटेना लोग बना के डेवलप करते हैं। तो जो कॉमन वाले जिनके जो काफ़ी समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं कमर्शियली भी, और जिस पे थोड़ा रिसर्च ज़्यादा हो गया, वो वाले एंटेनास हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग एग्जांपल देखेंगे वो होगा ट्रैवलिंग वेव एंटेना का। तो अभी तक जो हमारा पिछला एनालिसिस था ना, जिसमें हम लोग थिन लीनियर एंटेना देखे थे, उसमें हम लोग ने बोला था ना कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, इसका मतलब है कि साइनसॉइड्स के टर्म में लिख दिए हैं। तो ऐसे वो वर्टिकल था ना वो एंटेना, और उस पर ऐसा स्टैंडिंग वेव बन रहा था। अभी वोल्टेज बढ़ रहा है घट रहा है अलग अलग फेज के टर्म में। तो इस अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस बनेगा। फिर वो पलट करके इधर माइनस हो गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो वायर के ऊपर जो एंटेना है हमारा, उसके ऊपर वेव बढ़ते घटते रहता, ऑसिलेट करता रहता। ये हमारा लीनियर एंटेना का केस था। बट अगर ऐसा सिचुएशन अगर बना कि वो, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि if the antenna is several wavelengths long and adequately terminated, we have a situation similar to a transmission line terminated in characteristic impedance। तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये एंटेना को अगर हम लोग ऐसे एक सरफेस पे लाई कराते हैं, और उसका एंड है, एंटेना का एंड यहाँ पे क्या था, ओपन था ना, अगर उसको हम लोग टर्मिनेट कर दें एक इम्पिडेंस से, सच दैट कि ये जो एक्साइटेशन आया वो इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग वेव बनाने के, वो वो टर्मिनेट हो जाए, वो यूज हो जाए। तो इसमें क्या होगा कि करंट जाएगा और करंट एक्सेप्ट हो जाएगा इधर, ये यूज हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा हमारे इम्पिडेंस पे। तो क्या होगा इस केस में ना, स्टैंडिंग वेव नहीं बनेंगे। स्टैंडिंग वेव क्या होता है कि ऐसा वोल्टेज हाई लो हो रहा है, इंस्टेंट वेव जाएगा और रिफ्लेक्ट करके वापस नहीं आएगा, तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगा। तो इस केस में उसको ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव कब बनता है, जब आपका ओपन या शॉर्ट होता है। तो अगर आप कहीं पे वेव जा रहा है
वो ओपन हुआ या शॉर्ट हुआ तो वो रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ लेता है, तो उसको एक स्टैंडिंग वेव बना लेता है। और ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है कि वो वेव हमेशा प्रोपोगेट करता रहता है, तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनते हैं। तो इस केस में इसको ट्रैवलिंग वेव एंटेना बोलेंगे। ट्रैवलिंग वेव एंटेना के लिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन 1151 से नहीं लिखेंगे, 11144 से लिखेंगे। ये आपका ट्रैवलिंग वेव का कंडीशन का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। बहुत ऑब्वियस है, लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड और फेज। जैसे इसको अगर आप साइनोसॉइड्स में लिखोगे तो ये साइन थीटा या कॉस थीटा बन जाएगा ये। तो ये बस ट्रैवलिंग वेव के लिए करंट का अगर ये कंडीशन हो गया, और हमें एट सम डिस्टेंस, ये अगर थीटा डिस्टेंस पे, अगर थीटा एंगल पे सम पॉइंट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो आर डिस्टेंस पे, तो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता है। जो हर्ट्जन डाइपोल्स आया था उसमें ये यहाँ पे जो करंट है उसको अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 144 वाला, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इसमें आई नॉट आई जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्सपोनेंशियल में ये टर्म आएंगे, और ये आपके लिए असाइनमेंट होगा कि ई पावर एक्स डी एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कैसे करोगे। तो ई पावर एक्स नहीं, ई पावर एफ एक्स। इसका हिंट ये है कि आपको जो एफ एक्स है उसका एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर आपका जो न्यूमरेटर है इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे यही क्या हुआ, ई पावर सम फंक्शन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। वो इंटीग्रेट करोगे तो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये वही होगा। वो बताया था कि ई पावर समथिंग है तो हाफ बाहर निकाल लो, ई पावर एक्स बाई टू बाहर निकाल लेंगे, तो ई पावर एक्स माइनस प्लस ई पावर एक्स बाई टू ऐसा, तो फिर ये कॉस वगैरह बन जाता है। तो वैसा यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे साइन बनेगा। तो यहाँ पे एफ थीटा लिख दिया है, और एफ थीटा का ये डेरिवेशन है। इससे इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आई आई डोंट थिंक ये एग्जाम में पूछा जाएगा। बट ये डेरिवेशन आप ट्राई कर सकते हो, दिस इज अ फन डेरिवेशन। ये ई पावर, हाँ, ये एक्सपोनेंशियल वाला डेरिवेशन इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल। खैर इस पे स्ट्रेस नहीं करेंगे अभी। हम देख, हमें क्या ध्यान देना है कि इस अभी हमने जब लीनियर डाइपोल लिया था, तो ये वाला करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लिया था ना, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लेके हमने सॉल्व करना शुरू किया था, जो हर्ट्जन डाइपोल का है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डेरिवेशन है ये हम लोग यूज कर रहे थे, करंट डेरिवेशन, करंट का एक्सप्रेशन जो डेरिवेशन में यूज हुआ था। बट अभी क्या करेंगे हम लोग, ये वाला करंट का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और फिर यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चीज में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर इंटीग्रेशन करने की कोशिश किया। इंटीग्रेशन में ये ई पावर एफ एक्स वाला टर्म आएगा, उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। इसमें एफ थीटा को अलग से लिख दिया है, जो हमारा पैटर्न फंक्शन था, और पैटर्न फंक्शन हमारा ये आ रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, बट अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे तो ये आपने पहले ये देख लिया है, बस थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न फंक्शन ऐसा सा आ जाएगा। ठीक है, तो पिछले साइड में हमने देखा कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें हमने क्या किया, जो हमारा डाइपोल या हमारा जो एंटेना था, एंटेना को हमने किसी एक इम्पिडेंस में टर्मिनेट कर दिया, तो स्टैंडिंग की जगह ट्रैवलिंग वेव बनेंगे। पहले क्या बन रहा था, स्टैंडिंग वेव बनता था, तो अभी स्टैंडिंग वेव की जगह ट्रैवलिंग वेव बन रहा है। ट्रैवलिंग वेव के केस में करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अब ऐसा दिख रहा है। अब इस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन को आप सब्स्टिट्यूट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो हमने अभी नया सोर्स आ गया, न्यू सोर्स डेफिनेशन, जैसे हमने डेरिवेशन भी किया था ना। तो पहले सोर्स डिफाइन करते थे, उससे हम लोग पोटेंशियल बनाते थे, फिर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोग हर्ट्जन डाइपोल का डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इस बार हमें पोटेंशियल निकालना नहीं पड़ रहा है। हर्ट्जन डाइपोल का एक्सप्रेशन ले लिया, और हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारा डी बनेगा, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटीग्रेशन लगेगा।
तो करंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का टर्म बनेगा, बाकी चीजें कॉमन होके बाहर आ जाएंगी। इस चीज को इंटीग्रेट करने के लिए ये बना आपका ई पावर एफ एक्स। इसमें आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इस एफ एक्स को, तो इस जो है ना, ये आपका एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया आपका जे बीटा जेड 1 - cos थीटा। ठीक है, अब ये एफ एक्स बन गया। अब आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स आपका जे बीटा 1 + cos थीटा, आपका एफ डैश एक्स हो गया। अब आप क्या करोगे, इस एफ डैश एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, ये कर दोगे आप। तो डिनोमिनेटर में आपका जे बीटा कॉस थीटा आ जाएगा, न्यूमरेटर में भी आ जाएगा। और ये एफ डैश एक्स ई पावर एफ एक्स का जो इंटीग्रल होता है एक्स डी एक्स के टर्म में, ये होता है ई पावर एक्स। और ये आपका डिनोमिनेटर में एफ डैश एक्स था, तो एफ डैश एक्स आपका डिनोमिनेटर में जे बीटा कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे J1 - cos थीटा वाला टर्म दिख रहा है, जी बीटा वगैरह कैंसिल हो गया इधर से, यहाँ से। और अब ये जो ई पावर एफ एक्स था, ई पावर एफ एक्स को हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ई पावर एफ एक्स को ई पावर एफ एक्स बाई टू कॉमन ले लिए, तो ये बना ई पावर एफ एक्स बाई टू माइनस ई पावर माइनस एफ एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू। और इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, ये जो ये ई पावर एफ एक्स बाई टू यहाँ पे बाहर लिख दिया है हमने। और ये जो बना E - वाला टर्म, ये आपका हो गया साइन थीटा, सॉरी साइन एफ एक्स बाई टू। तो ये साइन एफ एक्स बाई टू यहाँ पे आ गया। देखो ये बी एल 1 + cos थीटा बाई टू आया है ना। और ये एल इसलिए आया क्योंकि लिमिट था ना, 0 to L था। तो जेड के जगह आप लिमिट पुट करोगे। तो आप लाइन बाय लाइन ये आप एक बार लिख के देखना, ये आप आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है ये। तो और इसमें एफ थीटा को हमने अलग से लिख दिया, तो एफ थीटा ये है पूरा जो इंटीग्रल ई का बनेगा, वो ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाइड बाय एफ थीटा। और हमने जो सारे साइनोसॉइड्स वाले टर्म है उनका प्रोडक्ट एक जगह अलग कर दिया। तो दिस इज द न्यू पैटर्न फंक्शन। ये हमारा आइसोलेटेड ट्रैवलिंग वेव के लिए जिसका एंटेना का लेंथ एल है, उसके लिए हमें पैटर्न फंक्शन मिल गया। तो ऐसा होता है इसका पैटर्न फंक्शन। अब एक बार पैटर्न फंक्शन मिल गया तो हम लोग पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस पैटर्न फंक्शन को आप अगर कंपेयर करो, जो हमने पहले एक पैटर्न फंक्शन देखा था स्टैंडिंग वेव एंटेना के लिए, तो ये देखो वैसा वैसा सही फॉर्म का है, बट इनके जो पैटर्न बनेंगे नल्स और बीम्स, वो काफी डिफरेंट दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन था और साइन मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म जिसके अंदर कॉस आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कॉस के अंदर कॉस माइनस समथिंग कॉस डिवाइड बाय साइन थीटा। तो इन लोग पैटर्न अलग तरह के बनाएंगे। ठीक है, तो अब अगर इस ये वाला जो हमने पहले पैटर्न देखा था, उसका कैसा पैटर्न बनता था, उसका ऐसा ऐसा कुछ पैटर्न बनता था, राउंड ये एच प्लेन था और ये ई प्लेन था। बट इसके केस में देखोगे तो आपका ये एच प्लेन पैटर्न ऐसा आएगा, ऐसा बहुत सारे बीम्स के साथ। और आप जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ाओगे ना, तो ये बीम्स और पास आते जाएंगे, अगर आपका लेंथ बढ़ा दिया तो। और फिर अगर आप और लेंथ बढ़ा दोगे तो ये और पास आता चला जाएगा, जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना फोकस होता चला जाएगा। तो ये हमारा ट्रैवलिंग वेव एंटेना का कंडीशन रहा। और ये टिल्ट बढ़ता जाता है बेस्ड ऑन लेंथ, लेंथ बढ़ाओगे तो ये ऐसा ये टिल्ट ज्यादा होता चला जाएगा आपके जिस डायरेक्शन में एंटेना का करंट का फ्लो है उस तरफ। और इस केस में एक और चीज है कि आपका साइड लोब है, ये साइड लोब बहुत हाई है एज कम्पेयर टू बाकी एंटेना के केस, जिसमें आप हमने देखा था ना, अगर लेंथ उधर भी बड़ा करते थे तो अ, हमारा बीम साइड लोब बनता था। तो स्टैंडिंग वेव के केस में साइड लोब्स लेवल लोअर होते हैं, इस और ट्रैवलिंग वेव में साइड लोब्स हायर होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा
डेरिवेशन करके देखेंगे कि ये उसको एज एन एंटेना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? हमने हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग वेव अभी हम लोग ट्रैवलिंग वेव का कंडीशन लिए हैं। स्टैंडिंग वेव में ये एंड्स ओपन होते थे, अभी ये टर्मिनेट कर दिए हैं हम लोग एक इम्पिडेंस से। और उस केस में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, और हमने पैटर्न फंक्शन बनाया। पैटर्न फंक्शन से हमने पैटर्न ड्रॉ करके देखा, और लेंथ के इफेक्ट को देखा कि कैसे लेंथ बढ़ाने पे बीम ज्यादा टिल्ट करता है टुवर्ड्स द एंटेना का डायरेक्शन। तो हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग हमने देखा कि यहाँ पे ग्राउंड के पास में है, और यहाँ से एंटेना टर्मिनेट हुआ हुआ है, और यहाँ पे हमारा सोर्स है, और ये हमारा कंडक्टर है, और ये हमारे पास ग्राउंड है। तो हम लोग इस सेटअप को, इस एंटेना को उसका इमेज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम लोग ग्राउंड हटाते हैं। तो ग्राउंड हटा देंगे तो करंट कैसे का डायरेक्शन कैसा होगा? अगर ये ऐसा था तो करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा। ये अगर आप पीसी के केस में करंट का डायरेक्शन पलट जाता है। उस केस में आपका जो एंटेना का सेटअप है ऐसा होगा, एक करंट इस तरफ जा रहा है, दूसरा करंट इस तरफ जा रहा है। अब आप कैसे क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे या एंड से देखोगे तो ऐसा क्या होगा? ये एच हाइट पे था तो 2h हाइट पे सेपरेटेड दो करंट के डायरेक्शंस होंगे। एक जो बाहर आ एक जो अंदर जा रहा है, सॉरी, एक जो बाहर आ रहा है ये डॉट, और एक जो अंदर जा रहा है क्रॉस। क्रॉस मतलब इनटू द पेपर होता है, और जो डॉट होता है वो आउट ऑफ द पेपर होता है। ठीक है। और आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि आप अगर कोई एरो होता है ना, जैसे तीर का मान होता है, तो अगर आपका एरो बनता है, तो आप अगर इसको टॉप से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? ऐसा सर्कल विद अ पॉइंट। और अगर बॉटम से इसको देखोगे नीचे से, तो ऐसा ये एरो का टेल दिखेगा, ऐसा क्रॉस। तो का मतलब है कि यहाँ पे एरो बाहर आ रहा है और ये एरो अंदर जा रहा है, तो ये डॉट और क्रॉस। तो ये हमारा ऐसा हमारा करंट का सेटअप हो गया। यहाँ पे करंट आई ही फ्लो कर रहा है दोनों में, और अलग अलग डायरेक्शन में 2h सेपरेशन के साथ। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना, ये एरे का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब इसको एज एन एरे ट्रीट कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल इसके केस में हमने करंट का, सॉरी, करंट के साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था। अब ये एरे बन गया तो एरे का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो हमने पैटर्न एलिमेंट फैक्टर डिराइव कर लिया था। अभी ये जो था हमारा पैटर्न फंक्शन था, अब वो हमारा एलिमेंट फैक्टर बन गया। और ये हमारा एरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। तो अभी आपने देखा ना कि कैसे अगर हमें एरे फैक्टर पता है, तो प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन से हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था मल्टीप्लाइड बाय एरे फैक्टर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमें। तो इस केस में हमारा जो और एरे फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो ये 2h सेपरेशन पे है, पाई फेज शिफ्ट है। ठीक है, D2H हो गया, और जो साई था जाई था वो हमारा पाई हो गया। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है टू एलिमेंट के लिए, तो हमें एरे फैक्टर भी मिल गया। अब इस ये चीज और हमारे पास जो एलिमेंट फैक्टर था मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पैटर्न फंक्शन मिल जाएगा हमें। तो ऐसे करके हम लोग ट्रैवलिंग वेव एंटेना के लिए हम लोग डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस ये वाला डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उस सिलेबस में, एग्जाम के क्वेश्चंस के हिसाब से आई डोंट थिंक सो ये पूछा जाता है इतना। बट पता होने से अच्छा है। और इसमें हम लोग ये जो सारे एक्सप्रेशन आए, इससे ये पता चल रहा है कि हमने जितना डिस्कशन पहले किया था वो सारा से हम लोग इस तरह के एंटेना जो थोड़े डिफरेंट है उनका भी एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं कि फील्ड कैसा होगा या पैटर्न कैसा होगा, या उनका एरे बनेगा तो कैसा होगा। तो अभी आप देख रहे होगे कि एक ही एंटेना था, बट एंटेना एरे का जो नॉलेज था उससे हमने उसका टोटल फील्ड निकाला। अभी ये एरे है नहीं, ये
ग्राउंड के ऊपर था, बट हमने एरे फैक्टर को यूज़ करके इसका टोटल फील्ड निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पॉज़ करते हैं और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो इस ट्रैवलिंग वेव एंटेना में सबसे पहले हमने क्या किया, करंट का डेफिनेशन अलग था हमारे पास। उस करंट के डेफिनेशन के बेसिस पे हमने अ, डेल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हर्ट्ज़ डाइपोल के एक्सप्रेशन से, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। फिर हमने क्या किया कि मेथड ऑफ इमेजेस से हमने नया इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया, और एक बारी डायग्राम बनाने के बाद हमने एरे फैक्टर को यूज़ किया। जब ई मिल गया था तब हमें एफ थीटा भी मिल गया था मेथड ऑफ इमेजेस से, फिर हमने एरे फैक्टर बनाया, एरे फैक्टर कैलकुलेट किया। एरे फैक्टर कैलकुलेट के बाद हमने फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, जो कि हमारा एफ थीटा कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाइड बाय एफ थीटा इंटू ए साई हो गया। तो ये प्रोसेस हमने फॉलो किया। नया तरह का करंट, फिर से हमने हर्ट्ज़ डाइपोल का एक्सप्रेशन यूज़ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा, एफ थीटा निकाला, पैटर्न फंक्शन मेथड ऑफ इमेजेस से हमने एरे फैक्टर निकाला, मल्टीप्लाई करके हमने फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लिया ट्रैवलिंग वेव एंटेनास के लिए। ओके, तो हम लोग ट्रैवलिंग वेव एंटेनास का डिस्कशन कर लिए हैं। काफ़ी सिमिलर था, हमने जब फाइनाइट लेंथ एंटेना के लिए डिस्कशन किया था, सेम स्टेप्स थे। बस हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया था अभी, और फिर हमने एंटेना एरेज़ का डिस्कशन को यूज़ किया ताकि हमें टोटल फील्ड मिल सके। अब हमारा डिस्कशन हेलिकल एंटेनास पे होगा। अ, इस वाले एंटेना के लिए हम लोग कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसमें हम लोग बस सीधे-सीधे एक्सप्रेशंस देख लेंगे। अ, तो इस डिस्कशन से पहले थोड़ा-सा सर्कुलर पोलराइज़ेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी क्या होता है ना कि अ, हम लोग जब भी जिस भी डाइपोल्स का डिस्कशन किए हैं, इसमें ना फ़ील्ड का ओरिएंटेशन एक तरफ होता है। तो आपका अगर डाइपोल, मान लो आप ऐसा डाइपोल अरेंज्ड है, तो इसमें जो क्या है, वोल्टेज ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे ऑसिलेट करता हुआ मूव करेगा। तो आपके पास अगर दूसरा डाइपोल है, दूसरा एंटेना है जो ऐसे सेम उसी पोलराइज़ेशन में है, तो ये लीनियर पोलराइज़्ड है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है फील्ड का। अब ये मूव करेगा और आपके एंटेना को हिट करेगा, तो क्या होगा, इसमें भी वोल्टेज डेवलप हो जाएँगे, जो कि आपके लोड को मिल जाएगा। जो आपका लोड है उसको मिल जाएगा। बट अगर आपका ये एंटेना अगर ऐसे वर्टिकली ऐसा पोलराइज़्ड था और ऐसा वेव्स ऑसिलेट करते हुए मूव किए इस डायरेक्शन में, और लेकिन आपका इस बार क्या एंटेना ना दूसरे 90 डिग्री आपने घुमा दिया, तो क्या होगा कि फ़ील्ड्स वर्टिकली ऑसिलेट कर रहे हैं, बट एंटेना ऐसा लेटा हुआ है, तो एंटेना के अक्रॉस ना पोटेंशियल डेवलप ही नहीं होगा। क्योंकि ये जो अक्रॉस हॉरिज़ॉन्टली जब वो अलाइन्ड है, तो उसके दोनों टर्मिनल्स पे सेम ही पोटेंशियल आ रहा होगा। तो अगर सेम पोटेंशियल पे दोनों पॉइंट्स है, तो इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा, तो आपके लोड को कोई पावर नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, आपने एंटीना घुमा दिया ना, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये पोलराइज़ेशन का इफ़ेक्ट है। ये वर्टिकली पोलराइज़्ड था, ये हॉरिज़ॉन्टली पोलराइज़्ड है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। बट अगर वर्टिकली पोलराइज़्ड एंटीना के लिए आपने वर्टिकली पोलराइज़्ड एंटीना रखा है, तो कम्युनिकेशन होगा। तो पोलराइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
तो इसमें अब अगर आप देखोगे कि अगर आपका एक एंटेना ऐसा था, दूसरा एंटेना थोड़ा टिल्टेड था, तो आप एक प्रॉपर एक्सेप्ट रिसेप्शन नहीं रख पाओगे। क्या होगा कि थोड़ा सा आपको लॉस मिलेगा। ऐसे आप अगर थोड़ा और उसको घुमा दोगे तो और लॉस मिलेगा, और अगर पूरा ही हॉरिजॉन्टल कर दिया ना तो बहुत कम सिग्नल्स रिसीव हो रहा होगा, ना के बराबर। लेकिन वही अगर ये प्रॉपरली वर्टिकली अलाइंड होगा उसके साथ, तो सेम पोलराइजेशन में होंगे, तो बेस्ट कम्युनिकेशन होगा उस केस में। तो ये पोलराइजेशन का इश्यू होता है कि एंटेना कैसे अलाइंड है। और तो इस केस को बीट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग सर्कुलर पोलराइज करते हैं। तो सर्कुलर पोलराइज में क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वो फील्ड होता है, और वो फील्ड रोटेट कर रहा होता है। तो क्या होता है, घूमता हुआ फील्ड जाता है, और किसी अगर जिस भी पोलराइजेशन में एंटेना अगर है, उसके अक्रॉस वो पोटेंशियल डेवलप कर ही देगा, एंटेना कैसा भी अलाइंड हो। सर्कुलर पोलराइज्ड वेव के लिए वो हमेशा पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो सर्कुलर पोलराइज्ड वेव इसलिए बहुत अच्छे होते हैं कि आपका एंटेना कैसा आड़ा तिरछा जैसा भी रखा है, वो सिग्नल रिसीव करेगा। तो ये एडवांटेज होता है। तो हेलिकल एंटेनास सर्कुलर पोलराइज्ड वेव्स जनरेट कर सकते हैं। अब सर्कुलर पोलराइज्ड वेव का एक और इम्पोर्टेंट यूज ये है कि आप जब सैटेलाइट आपका स्पेस में है और आपका टावर अर्थ के ऊपर है, तो ये जब सिग्नल भेजता है ना, तो बीच में आइनोस्फेयर आता है। आइनोस्फेयर आता है, और ये क्या, इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, ये वेव्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, तो पोलराइजेशन चेंज हो जाता है। आपने अगर ये हो सकता है आपने वर्टिकल भेजा, वर्टिकली पोलराइज वेव का एंगल चेंज हो गया, और आपने सैटेलाइट भेज के एंटेना को किसी एंगल पे रख तो दिया था, बट अब जब भी आयनोस्फेयर के थ्रू चेंजेस होते रहेंगे, तो ये हर बार अलग अलग एंगल पे पोलराइज करता रहेगा। तो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ ना अच्छा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव भेजते हैं। और तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपका सैटेलाइट पे जिस भी तरह का एंटेना है, लीनियर हो सर्कुलर हो, बेस्ट केस होगा कि आप उधर भी सर्कुलर रखो, और वो हमेशा रिसीव करेगा। तो यहाँ पे भी सर्कुलर पोलराइज वेव भेजेंगे, और सर्कुलरली पोलराइज एंटेना से रिसीव कर लेंगे। तो एंटेना ऐसा इंजीनियर होना चाहिए कि उस उस वेव को रिसीव कर सके। तो ये डिस्कशन था सर्कुलर पोलराइज वेव्स का इंपॉर्टेंस पे। इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? सर्कुलर पोलराइज वेव का एडवांटेजेस कि आपका एंटेना का पोजीशन कैसे ओरिएंट किया है आपने, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका एंटेना जैसा भी रखा होगा वो रिसीव कर लेगा सिग्नल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस था सर्कुलर पोलराइज वेव्स का। और अब हम लोग हेलिकल एंटेनास को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग एक जो सब हेलिकल एंटेनास भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो देख लेते हैं। वो है टर्न स्टाइल एंटेना। टर्न स्टाइल एंटेना में क्या होता है, आप क्या करते हो कि आपके पास, आपने देखा ना कि हमारे पास एक डाइपोल है जो वर्टिकली पोलराइज्ड वेव्स रेडिएट कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और डाइपोल जो उसके 90 डिग्री घुमा के उसके ऊपर रख देते हैं। तो जो जो दूसरा वाला क्या हो गया, हॉरिजॉन, पहला वाला वर्टिकली पोलराइज्ड वेव जनरेट करेगा, दूसरा वाला हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव जनरेट करेगा। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इन दोनों में ना 90 डिग्री का फेज का शिफ्ट डाल देते हैं। तो पहला वाला हॉरिजॉन्टल करेगा, दूसरा वाला 90 डिग्री के बाद पहला वाला वर्टिकल करेगा, दूसरा वाला 90 डिग्री के बाद हॉरिजॉन्टल करेगा। अब क्या हुआ, ये 90 डिग्री का फेज ना ऐसा जनरेट होता है कि वेव रोटेट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सर्कुलर वेव्स जनरेट करेगा। ऐसा वेव्स घूमते हुए जाएंगी, जो पोलराइजेशन है। तो इसको बोलते हैं टर्न स्टाइल एंटेना। और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन तरीका है। दूसरा तरीका आप ऐसा हो सकता है कि आप क्या करो कि एक हर्ट्जन डाइपोल रखो, और दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल रख दो। और इन दोनों का भी जो पोलराइजेशन होता है ना, ये एक वर्टिकल होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल होता है। तो इनका भी फील्ड का जो इफेक्ट जब ऐड होगा, तो ये भी सर्कुलर पोलराइज्ड वेव्स जनरेट करेंगे। तो ये एक तरीका हो गया सर्कुलर पोलराइज्ड वेव जनरेट करने का, कि आप दो एंटेना लगा दो अलग अलग पोलराइजेशन के, और 90 डिग्री का फेज शिफ्ट डाल दो, तो वो फील्ड रोटेट कर देगा, और आपको सीपी वेव्स मिलेंगे, सर्कुलर पोलराइज्ड वेव्स मिलेंगे। और
इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है ना दोनों एंटेनास का, तो सर्कुलर की जगह ना एलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव बन जाएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो दोनों एंटेना है उनके जो रेडिएटेड फील्ड्स हैं उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो ये इंपॉर्टेंट है इस केस में, वरना एलिप्टिकल बन जाएगा। तो आपको पता ही है कि सर्कल जो होता है वो एलिप्स का एक स्पेशल केस होता है, जब आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का रेडियस बराबर हो जाए तो वो सर्कल बन जाता है। ये आपको अगर लोकस याद होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन सर्कल होता है। बट वही एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये आपका एलिप्स होता है। तो ये आपके मैग्नीट्यूड जो है ना मेजर और माइनर एक्सिस, इनको आपको इक्वल करना होता है। तो इस केस में आपको ये मैग्नीट्यूड इक्वल करना होगा ये दोनों एंटेनास के केस में। ठीक है, इसमें से किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, तो ऐसे सीरियस चीजें खत्म हो चुकी है, थोड़ा सा फन चीज डिस्कस करेंगे हेलिकल एंटेना के बारे में। और ये एंटेना जो है ना ये थोड़ा फनी सा है कि आप जैसा थोड़ा डिजाइन में थोड़ा चेंज कर दोगे ना तो एकदम मूड बदल लेता है ये। तो एक नॉर्मल मोड है इसका और दूसरा एक्सियल मोड है। तो हेलिकल एंटेना ऐसा दिखता है मतलब लिटरली एक स्प्रिंग ही है जिसको आप एक जगह से आप पावर दे रहे हो, तो ऐसे कोएक्स केबल से जाके आप एक हेलिकल एंटेना में पावर दे दिए। तो आप अगर देखोगे ना ये हेलिकल एंटेना में करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। तो आप अगर इमेजिन करो, अगर करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है और उसको वो एक मतलब ऐसा लिटरली नहीं लेना है, बट अगर करंट अगर ऐसा सा फ्लो कर रहा है तो फील्ड जनरेट करेगा और वो लीव करेगा तो ऐसा वो सर्कुलर ही होगा। अब ये एक एक्सियल के केस में जरूरी, ये नॉर्मल मोड में एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, बट ये आपका सर्कल्स देख के ही आप थोड़ा सा ऐसा इंट्यूशन आता है ना कि हो सकता है कि सर्कुलर पोलराइज्ड होगा। ये हेलिकल एंटेना का ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसे रिंग्स बने होते हैं। अब बेस्ड ऑन ये जो सेपरेशन है ना, ये रिंग कितना गैप्स पे है, ये रिंग ये टोटल इसका लेंथ कितना है, ये रेडियस कितना है इसका, या डायमीटर कितना है इस लूप का, ये इसका ये सब इसका रेडिएशन पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो हेलिकल एंटेना ऐसा दिखता है। अभी तक हमने कैसे कैसे एंटेना देख लिया, हमने देखा एक छोटा सा डाइपोल हर्ट्जन डाइपोल, फिर हमने देखा एक लूप, फिर हमने देखा लंबा सा अगर ऐसा थिन लीनियर एंटेना है तो अलग अलग लेंथ का वो, फिर हमने देखा अगर यही एंटेना जो लंबा सा एंटेना है उसको अगर हम लोग ग्राउंड के ऊपर रख दे और टर्मिनेट कर दे तो कैसा होगा। अब हम लोग एक एंटेना देख रहे हैं जो ऐसा गोल गोल घुमा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर ये नॉर्मल मोड में ऑपरेट करेगा तो नॉर्मल मोड में क्या होता है ना, ये जो पूरा हेलिक्स है ये बहुत छोटा होता है। ये अगर ये बहुत छोटा है जिस भी आप वेवलेंथ से कंपेयर कर रहे हो, तो उस केस में ना इसका इफेक्ट क्या होगा, एक छोटा एलिमेंटल डाइपोल जैसे ही काम करेगा। तो फील्ड्स ऐसे बनेंगे इसके दोनों तरफ। तो नॉर्मल मोड कहते हैं। तो एक बारी नॉर्मल मोड में इसको आप नॉर्मल मोड को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये जो स्प्रिंग है आपका, हाँ, ऐसा रेडिएशन पैटर्न बनेगा। इधर आप राइट साइड में देखो, यहाँ पे तो ऐसा रेडिएशन पैटर्न बनेगा। ये आपका स्प्रिंग है यहाँ पे, और उसके दोनों तरफ फील्ड्स ऐसे रेडिएट करेंगे। तो ये बिल्कुल एक्ट कर रहा है कैसा, कि अगर यहाँ पे एक लूप होता तो उसका भी रेडिएशन पैटर्न ऐसा बनता, या फिर यहाँ पे एक हर्ट्जन डाइपोल होता उसका भी रेडिएशन पैटर्न ऐसे ही बनता, ऐसा वड़ा जैसा। तो ये वड़ा जैसा ही बनेगा। और आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो कि इसका इक्विवेलेंट कैसा बन रहा होगा, कि एक लूप है, फिर एक छोटा डाइपोल है, फिर एक लूप है, एक छोटा डाइपोल है, लूप है, छोटा डाइपोल है। तो यही अगर आप कंटिन्यू कर दो तो इसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा कर सकते हो। तो छोटे छोटे सर्कुलर लूप्स और छोटे छोटे डाइपोल का कॉम्बिनेशन है ये। तो आप अगर इस छोटे डाइपोल का कॉम्बिनेशन और इस छोटे लूप का कॉम्बिनेशन को आप अगर ऐड करोगे
तो ये डाई लूप एंटेना के लिए ई फाई एक्सप्रेशन होता है, और डाइपोल एंटेना के लिए ई थीटा एक्सप्रेशन होता है। और आपके पास अगर एन ऐसे लूप्स और डाइपोल्स हैं, तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐड करके बता सकते हो, ऐस इतना आ जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन बेसिकली एक डाइपोल जैसा ही दिखेगा, ऐसा साइन थीटा। और ये अ, बाकी सब कुछ तो हमारा वो टर्म हो गया ना, कांस्टेंट वाले टर्म। तो पैटर्न फंक्शन इसका एक इसका जो एफ थीटा पैटर्न फंक्शन बनेगा, दिस विल बी सेम एज हर्ट्ज डाइपोल, या फिर वो मैग्नेटिक डाइपोल वाला लूप एंटेना जैसा। तो ये रहा हेलिकल एंटेना नॉर्मल मोड में। तो नॉर्मल मोड में नॉर्मली ही काम करता है। उसको आप एक छोटे डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हो। एक्चुअली मल्टीपल डाइपोल्स का एरे जैसा ही है, बट सबका फेजेस बराबर है, तो आप बस डायरेक्टली ऐड करते हो। और ये उसका ई प्लेन पैटर्न फंक्शन ऐसा होगा, और एच प्लेन पैटर्न फंक्शन बेसिकली ऐसा होगा, तो ये बड़ा जैसा ही दिखेगा। इसमें से किसी को डाउट है क्या नॉर्मल मोड में कैसे ऑपरेट ऑपरेट करता है? तो नॉर्मल मोड का डेरिवेशन कर सकते हो आप चाहो तो, बट इंट्यूटिवली ही दिख रहा है कि रिंग और हर्ट्ज डाइपोल का कॉम्बिनेशन है। इसमें से डाउट किसी को? ओके, तो हेलिकल एंटेना हमने देख लिया। हेलिकल एंटेना बेसिकली नॉर्मल मोड में कॉम्बिनेशन है हड्सन और मैग्नेटिक डाइपोल्स का एरे जैसा काम करता है। अब क्या है ना कि अगर आप ये तो ये केस तब है जब ये आपके जो लूप्स हैं और ये जो सेपरेशन है ये बहुत छोटा है। तो ओवरऑल आपका एंटेना ही बहुत जब छोटा था, तो ये डाइपोल जैसा काम करता। बट अगर आप अ, उसको बड़ा कर दो, उसका एंटेना का पूरा साइज, तो वो अलग रेडिएट करेगा। ओके, नॉर्मल मोड में एक चीज मिस हो गया, वो ये है कि अगर आपको इसे सर्कुलर पोलराइज वेव चाहिए इससे आपको, जो कि हमारा मेजर कंसर्न था, तो उस केस में आपको क्या करना है ना, जो ई फाई और ई थीटा है ना, इनके मैग्नीट्यूड को बराबर करना है। इनके मैग्नीट्यूड को बराबर करना है। तो ये जो जे एस और बीटा पाई बी स्क्वायर, ये जो टर्म आए, जे एस आ गया आपका इधर, ये ई थीटा वाला टर्म्स आया है। एस आपका क्या है, ये जो वर्टिकल डाइपोल्स हैं आपके, ये हर्ट्ज डाइपोल, उसका लेंथ लेंथ है ये एस। और ये जो आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल है रिंग, उससे आपको आ गया है बीटा पाई बी स्क्वायर, जो उसका एरिया है। तो इन दोनों का जो सम है, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं हुआ ना, तो एलिप्टिकल पोलराइज बन जाएगा अगेन। तो ये आपका मेजर और माइनर एक्सिस बनता है। तो इन दोनों को आपको मैग्नीट्यूड को बराबर करना है, और इनका मैग्नीट्यूड बराबर करोगे तो एस इक्वल टू बीटा पाई बी स्क्वायर हुआ। तो आप इससे बी निकाल सकते हो। तो आपको रिलेशन मिल गया कि कितना ये डायमीटर या कितना रेडियस रखना होगा, अगर आप कितना गैप फिक्स कर रहे हो। तो गैप और ये जो गैप है एस, और ये जो स्प्रिंग का जो रेडियस है बी, इनका रेशियो मिल गया आपको। तो ये अगर आप ये मेंटेन कर लो, तो आपको सर्कुलर पोलराइज्ड वेव्स मिलेंगे। और इसका मैन्युफैक्चर प्रोसेस भी रिलेटिव सिंपल होता है, क्योंकि स्प्रिंग ही है। तो काफी सिंपल तरीके से आप एक सर्कुलर पोलराइज्ड एंटेना बना सकते हो। और इस केस में आपका मैक्सिमम रेडिएशन अगेन जैसे ऐसा होता है, और ये ब्रॉड साइड में हो गया। अब जो नेक्स्ट केस होता है वो एंड फायर केस बन जाता है उसका, और उसको एक्सियल मोड बोलते हैं। तो एक्सियल मोड आपका ऐसा दिखता है। तो आपका स्प्रिंग अगर आपने बड़ा कर दिया, ये गैप बढ़ा दिए और ये ओवरऑल चीज को बड़ा कर दिया, आपको इसको ट्यून भी करना पड़ेगा, और इस चीज का डेरिवेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा एंड फायर जैसा इसका रेडिएशन होता है। पिछले वाले में क्या था, साइड की तरफ रेडिएट कर रहा था ना, ऐसा ब्रॉड साइड था। अब इसको आप अगर थोड़ा बड़ा कर दो और ऑप्टिमाइज कर दो, तो ये अपने एक्सिस की तरफ, ये जेड एक्सिस है ना, ये इसका एक्सिस है, तो एक्सिस की तरफ रेडिएट करता है ऐसा। तो इसको एक्सियल मोड बोलते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा एक्सियल मोड हो गया। सेम एंटेना, उसको आपने बस क्या क्या थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, और वो आपको एंड फायर एक्शन भी दे देगा। तो ये आपका एक्सियल मोड है। सेम एंटेना दो मोड में काम करते हैं, डिपेंडिंग कि आपने पैरामीटर्स कैसे सेट किए हैं। वो बी बी और एस का जो रेशियो था वो मेंटेन करते हुए आप अगर पूरा चीज को छोटा बनाओ तो वो डाइपोल की तरह एक्ट करता है, वरना ये एंड फायर एंटेना की तरह एक्ट करता है। तो ये इतना ही डिस्कशन था आज के लिए, ट्रैवलिंग वेव एंटेना, हेलिकल एंटेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यागी उड़ा, ब्रॉड साइड, लॉग पीरियोडिक जैसी चीजें देखेंगे। उनमें हो सकता है थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़े। आई थिंक लॉग पीरियोडिक और यागी उड़ा का क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो हम लोग वो देख लेंगे। तो आई एम गेसिंग 3 क्लासेस और फिर हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। बट मेजर चीजें हमने कवर कर ली हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का क्लास हम लोग यहाँ पे एंड कर देंगे। ये तीन तो देखेंगे हम लोग, यागी उड़ा और लॉग लॉग पीरियोडिक। आपका टीवी वाला एंटेना हुआ करता था पुराने जमाने वाला, और स्पाइरल एंटेना बहुत अच्छा दिखता है, ऐसा कुछ कुछ गोल सा बना होता है, डिजाइन सुंदर सा होता है उसका। वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रॉडबैंड एंटेनास देखेंगे। डाउट नहीं है तो हम लोग आज क्लास इधर ही एंड करते हैं।